अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सिंध में निगरान हुकूमत बहुत से दरीना मसाइल से दो चार और उनके हल के लिए अहम तरीन इकदाम कर रही है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल 2023 में कच्चे में 218 लोग अगवा हुए, जिनमें से 207 बाजियाब कराए गए, जबकि 11 लोग अभी तक यरगमाल हैं। इसी सिलसिले में सिंध की निगरान काबीना ने कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन का फैसला किया है। सिंध के इलाके कच्चे में जराइम और ख़ास तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातें अरसा दराज से जारी हैं। माजी में कई बार कच्चे के इलाके में डाकू राज के खिलाफ ब्लू फॉक्स जैसे कई ऑपरेशन किए गए, लेकिन यह मसला कम होने के बजाय मजीद बढ़ता गया। सूबा सिंध में कच्चे से मुराद दरियाए सिंध के दोनों अतराफ का वो इलाका है जो ज़्यादातर महकमा जंगलात की मिल्कियत है, जिस पर बकौल महकमा जंगलात सिंध के 62 वडेरों ने कब्जा कर रखा है और यूं कई बड़े बड़े जमींदार हजारों एकड़ जमीन के मालिक बन चुके हैं, जिनकी अक्सरियत सियासतदानों पर मुश्तमिल है। अगरचे दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में जनूबी और वस्ती सिंध के भी कई इलाके शामिल हैं, जिनके बीचों बीच दरियाए सिंध गुजरता है, लेकिन कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और जैकबाबाद वो अजला है जहां डाकू ज्यादा सरगर्म हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को हिदायत की है कि मुग़वियों को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म की जाए। सिंध काबीना ने भी कराची में रेंजर्स की तैनाती 6 माह मजीद बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले 7 सितंबर को निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने अंदरून सिंध बड़े ऑपरेशन का इशारा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि कराची के 4 बड़े मसाइल का हल हमारी तरजीह है और हम बगैर किसी दबाव के अच्छी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल कायम करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, अमूमन सिंध के बारे में बिलअमूम और कराची के बारे में बिलखुसूस ये कहा जाता रहा, और आप खुद बतौर तज्ज़ियाकार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे, बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि सिंध में क्राइम और पॉलिटिक्स का एक बदतरीन नेक्सस मौजूद है। अब तक जो अरसा आपने इस ऑफिस में गुजारा, आपको क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस कितना नजर आया? देखें अमीर, बात यह कि बिल्कुल एक कुछ हद तक ये ठीक था और इसमें प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा मसाइल होते गए हैं। बिकॉज अगर हम एक कहते हैं सिस्टम है और उसके साथ पॉलिटिक्स है और उसके साथ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इट सीरियसली अफेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिंध और उससे करप्शन भी वो उससे जन्म लेती है। सबसे पहले हमने आगे यही कोशिश की है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन दी थी बड़ी क्लियर कि हमने इन सब चीज़ों को छोड़ के पॉलिटिक्स से अलहदा होके हमने सिर्फ आवाम के लिए काम करना है। और कराची और इंटीरियर सिंध में कच्चे के इलाके में जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कराची में मेन प्रॉब्लम जो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की है। उसके बाद नंबर 2 प्रॉब्लम जो नारकोटिक्स, जो बच्चों बच्चियों में गुटखा, मावा, फिर आइस, उसके बाद चर्च, ये चीज़ें चल रही थी। और उसके साथ 10 अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स, जो भी एक बहुत बड़ा ये जो डिकॉयटी करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा जो आगे छुपे में इलीगल हैं, उनको सहूलतकारी की गई, छुपाया गया, वो भी एक प्रॉब्लम थी। और चौथा जो आप बात करें, बिल्कुल ठीक है कि कच्चे में जैकोबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर और उसके बाद घोटकी, फिर चक्कर, ये एरियाज हैं जो बहुत बड़े इसके साथ कच्चे में जंगल हैं। लेकिन हमने बहुत आते ही काफ़ी लोगों को हमने रिकवर भी किया है। एक सागर है जो भी हम हर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन में रिकवर हो जाए, उसके लिए हम अभी सब उसके बहुत नज़दीक पहुँचे हुए हैं इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मंगल से, मैं और IG पुलिस दोनों वी आर गोइंग 4-5 दिन के लिए हम पूरे कच्चे के एरिया में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी आवरसेल्फ कैसे प्लान करना है, कैसे हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी है, रेंजर्स की, पुलिस की, उसके साथ जो लोकल नोटेबल्स हैं उनकी, सरदारों की, और फिर जो कच्चे के डिकॉइट के ऑपरेशन करेंगे टारगेट बेस्ड इंटेलिजेंस बेस, उसके साथ जो पक्के में बैठ के उनके रिलेटिव्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, मिडल मैन हैं, पथारीदार हैं, इनको भी हमने नैप करेंगे ताकि एल होल हार्टेड एफर्ट की जाए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो और हर एक को मैसेज चला जाए। मैंने हर जगह जाके तमाम जितने सरदार होंगे यही कह रहा हूँ कि अगर आपके एरिया से कोई भी डिकॉयटी होती है, कोई अबडक्शन होती है, वी विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपके उस एरिया के सरदार हैं। आपकी जाने बगैर ये नहीं हो सकता, अगर हुई है तो फिर आपको उसको पेश करना पड़ेगा। तो ये अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, हमारे पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई पॉलिटिकल अजाइम आरिफ नहीं साहब, है। इसी ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, मैं इसी पर आना चाहूँगा। पॉलिटिकल प्रेशर तो आप पर आना शुरू हो गया है और वो पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल प्रेशर है, और वो कह रहे हैं कि बाहर से किसी शख्स को लाकर क्यों यहाँ पे बैठा दिया गया है। जो वहाँ पे आप ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर तबादले और
जो आप डिफरेंट पोस्टिंग्स कर रहे हैं, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज़ हो रहा है कि ये गलत हो रहा है शायद। वे देखिए, हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेट मी टेल यू, कोई हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं होगा। मैं उनसे बात करता रहता हूँ। सेकंड ये कि बाहर से अगर आई पुलिस आए तो प्रोफेशनल है। देख, पीएसपी ऑफिसर दे कीप कवरिंग टू एनी प्रोविंस। सिंध के पंजाब में जाते हैं, केपीके में जाते हैं, नोबडी से। और इसी तरह जो केपी उधर से आए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, ताकि अनबाइस्ड हैं। दे हैव नो एफिलिएशन, दे उनकी एफिलिएशन है कानून के साथ, आइन के साथ, सिंध के अवाम के साथ, अक्रॉस द बोर्ड जो है हमने वो ऑपरेशन के साथ। ये हमारे अजाइम्स हैं। इसमें हमें सिविल सोसाइटी की भी हेल्प चाहिए, हमें अपनी पुलिस की, रेंजर्स की हेल्प चाहिए, उसके साथ सिर्फ हमारे जितने बाकी ऑर्गेनाइजेशन सबकी, हमें आईबी है, एफआईए है, स्पेशल ब्रांच है, काउंटर टेररिज्म है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एवरीबॉडी सपोर्टिंग अस। सो वी आर वेरी सर्टन कि अगर हमारी पॉलिटिकल विल और मैटर रिजॉल्व है तो हम 4 हफ्ते में कम से कम आपको ये हालात बेहतर हुए बहुत नजर आएंगे। दैट इज व्हाट इज आवर डिजायर। हारिस साहब, वैसे तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन कराची और सिंध में ख़ास तौर पर पुलिस जिस तरह पोलिटिसाइज की गई और बाकायदा तौर पर वहाँ की हुक्मरान जमात के साथ पुलिस के बड़े बड़े अफसरात से लेकर नीचे तक वो अटैच हो गए, और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो सिंध की है उसको पेट्रोलियम सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। यानी तंजन कि पुलिस वालों के इतने पेट्रोल पंप्स हैं, इतनी करप्शन पुलिस में पाई जाती है। अभी जो आप आईजी सिंध लेकर आए हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट और अपराइट, डेड ऑनेस्ट, क्रेडिबल पुलिस ऑफिसर्स जो पाकिस्तान में थे उनमें से आप एक शख्स को लाए हैं जिनकी कोई बाज़ारन अभी एफिलिएशन नहीं है कराची या सिंध के लोगों के साथ या सियासी क्लाउड के साथ, और आप मुख्तलिफ तबादले भी कर रहे हैं पुलिस में। इसके बावजूद अगर आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता तो फिर कौन इसका जवाबदेह होगा? हमें देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि हमने पूरी कोशिश की आईजी पुलिस ने कि वो अच्छी पोस्टिंग करें, जिनके रिकॉर्ड ठीक थे। कुछ ऑफिसर्स के एसएचओ से हमें पता है, डीएसपी, उनको हमने अपॉइंटमेंट्स नहीं दी हैं। सेकंड, उन्होंने बड़ा क्लियर रखा हुआ है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ये पोस्टिंग हैं। अगर 4 से 6 हफ्ते में हम देखेंगे कि ये परफॉर्म नहीं करे, वी कैन ऑलवेज चेंज, खासतौर पर जो हमने ऑपरेशन इन एरिया में करते हैं। सेकंड ये है कि देखिए, एज ए पोलिटिकल, पॉलिटिक्स में बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती थी। एज ए इवन मैं खुद भी हालांकि पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, आई एम होम मिनिस्टर, मैंने एक भी डीआईजी, एक एसएसपी, एक डीएसपी और एक एसएसपी नहीं लगाया। बिल्कुल, आई टोल्ड वेरी क्लियरली टू माई ऑफिसर्स कि जी आपने इसको आप लगाएं, दिस इज योर डोमेन, बट आई विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल सीनियर ऑफिसर, जिसमें डीआईजीज हैं, एसएसपी हैं, दे विल बी अकाउंटेबल। जब आप खुद एसएचओ लगा रहे हैं, डीएसपी लगा रहे हैं, देन यू शुड बी अकाउंटेबल और रिजल्ट चाहिए। एसएचओ की मैंने बड़ी सख्त मॉनिटरिंग करनी है, बिकॉज एवरीथिंग जनरेट्स फ्रॉम एसएचओ लेवल। अगर एसएचओ हमारे अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, आवाम के लिए खिदमत के लिए तैयार हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत करते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जराइम में फ़र्क पड़ जाएगा। और ये इंशाल्लाह हम आपको करता हुआ इंशाल्लाह कराची में दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त कराची और सिंध के अंदर अमन अमान की सूरत हाल के लिए निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही है आप सुन रहे थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जिनकी मुद्दत सिर्फ 2 रोज़ बाकी है, उनका अरसा किस तरह और कैसे गुजरा। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस के ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल का यह दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख के मुतनाज़ा तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। एक जज अपने वक़ार का ख्याल कैसे रखता है, इसकी मिसाल बर्रे सगीर के एक चीफ जस्टिस से आपके सामने रखते हैं। सन 1895 में खुदा बख्श खान हैदराबाद दक्कन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्हें बेशकीमत किताबों का एक बड़ा जखीरा विरसे में मिला, जिसमें वो इजाफा करते रहे और अपने पैसों से ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कायम की, जिसे इस्तांबुल अवामी कुतुबखाने के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कुतुबखाने के तौर पर देखा जाता है। लाइब्रेरी में सहाबा के दौर का एक नुस्खा भी मौजूद है,
जो कि हिरन की खाल पर लिखा गया था, जिसमें सूरह इब्राहिम की कुछ आयात खत कूफी में तहरीर हैं जो हजरत अली के दौर से मंसूब हैं। खुदा बख्श खान बतौर चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए तो वो बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया और वो मकरूज होते गए। इस लाइब्रेरी में इतना कीमती जखीरा मौजूद था कि ब्रिटिश म्यूजियम ने इस जखीरे के एवज मौलवी खुदा बख्श को एक बड़ी खतीर रकम की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपने मनसब और वकार को मलूज़े खातिर रखते हुए उस पेशकश को ठुकरा दिया था। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हैं, जो अपने फैसलों और सुप्रीम कोर्ट चलाने के अंदाज से खुद को बार बार हदफ तनकीद बनवाते रहे। अपने भरम और वकार को खुद अपने ही रवैये और मिजाज से मजरूह करवाते रहे, जिनके दौर में मुल्क की आला तरीन अदालत पर लोगों के एतमाद में कमी होती दिखाई दी। उन्होंने अपने दौर में अहम तरीन मुकदमात की समाअत की और अपने रिमार्क से सालीन का लहू गरमाने की कोशिश की, लेकिन फैसले देने और उन पर अमल दरामद कराने में वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। मुल्क की आला अदालतों में 5 साल से जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 3,80,436 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 56,000 से जायद है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी अपने पेशरों की तरह इस अदालती जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में सिर्फ 2,000 की कमी कर सके। इसी दौर में यह भी हुआ कि पहली दफा पंजाब इंतखाबात के मुकदमे में फैसला मुतनाज़ हो गया कि आया ये 4-3 से मुस्तरद हो चुका है या 2-3 से मंजूर हुआ है। सबसे अहम मुकदमा जिसने मुल्क में बेयकीनी की फजा पैदा की वो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक था, जिसमें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान कौमी असम्बली को नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतखाबात अज खुद नोटिस केस पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। उस केस में हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल ने फुल कोर्ट बनाने की सदा की, जिस पर दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ को भी कोई एतराज ना था, लेकिन चीफ जस्टिस बंदयाल ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। चुनांचे यह फैसला भी मुतनाज़ हो गया और पीडीएम हुकूमत ने इस केस का भरपूर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। सबसे बढ़कर यह कि जस्टिस बंदयाल अपने इस अहम तरीन फैसले पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई दिए। जस्टिस बंदयाल पर वन मैन शो के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने का भी इल्जाम लगाया गया। जस्टिस बंदयाल के दौर में इंसानी हुकूक, आईनी हुकूक, बुनियादी हुकूक, सियासी हुकूक और जमहूरी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां होती रही। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल हुए, इमरान रियाज खान को लापता किया गया, सहाफ़ियों के अलावा सियासी वर्कर्स भी लापता किए गए, मुखालिफिन के फोन टैप किए गए, खुफिया वीडियोस बनाई गई, हत्ता कि खुद चीफ जस्टिस की सास की टेलीफोन पर गुफ्तगू खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की गई, फिर ये ऑडियोज और वीडियोस अवाम में जारी की जाती रही। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, सियासी इंतकाम के लिए मातहत अदलिया के इस्तेमाल होने का तासुर उभरा, लेकिन जस्टिस बंदयाल किसी मामले पर भी टस से मस न हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद एक बेंच बनाकर 100 वोटों के इख्तियारात अपने आप तक महदूद कर दिए और जब उन इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून बना तो उस मामले में भी खुद एक बेंच तश्कील दे दिया और अपनी ही सरबराही में इस कानून को मुअत्तल कर दिया। पीडीएम दौरे हुकूमत में की गई मुतनाज़ा तरीन नैब तरामीम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह भी अहम तरीन नौयत का केस था जिससे मुतअद्दिद सियासतदानों ने फायदा उठाया। करप्शन मुकदमात में नामजद लोग चीफ जस्टिस की नाक तले करप्शन मुकदमात खत्म करवाते और बरी होते रहे, लेकिन जस्टिस बंदयाल बर वक्त इस केस का भी फैसला न कर सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, सीनियर वकील रहनुमा और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबरा भी हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 रोज़ के मेहमान हैं, कैसा देखते हैं आप उनका अरसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? बतौर चीफ जस्टिस इंतहाई हंगामा खेज दौर रहा और इसमें एक पॉजिटिव जो फैसला आया और हम समझे कि आइन और कानून की बालादस्ती, वो आर्टिकल 95 वाला केस था नेशनल असेंबली का, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुई और उन्होंने राइटली एक ऐसा कदम उठाया जिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम डिप्टी स्पीकर ने कर दिया था और उसको रोक दिया। बाद में एक ऐसा फैसला जिसमें पंजाब असेंबली वाला फैसला था 63A के तहत, जिसमें उन्होंने सिर्फ सोचने पे और फिक्र करने पे, यानी एक बंदे के ज़हन में एक बात आई है और आपने उस पे सज़ा दे दी और उनको डी-सीट करने के साथ साथ उनको नायल भी करार दे दिया और उनके वोट भी काउंट नहीं हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा फैसला था जिसके बाद मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी कैफियत रही कि एक हम ख्याल भी जज आ गए जजेस, और फिर मखसूस केसेस में बड़ा आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ, और फिर जजेस में जो तफरीक आई वो सबसे खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने बतौर अदारा, और मैंने ज़ाती तौर पर कोर्ट में जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि आप फुल कोर्ट बना दें, और अगर फुल कोर्ट नहीं बनाने, फुल कोर्ट मीटिंग कर लें, कम से कम सारे जजेस मिल बैठ के आपस में कैथारसिस कर लें। जो बातें बाहर आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है, और इदारे के लिए क्या, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। लेकिन वो बात हमारी नहीं मानी गई, और आज आप देखें कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कानूनदान, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे वो एग्री कर गई हैं, और बार बार कह रही हैं कि जो पिछले मुख्तलिफ केसेस थे उनमें अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाता तो ज्यादा बेहतर होता, और फैसला पाशा फिर भी साहब, यही आना था। जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल ने और भी बहुत सारे वकला ने, बहुत सारी तंजीमों ने, सियासी जमातों ने उमरता बंदयाल साहब को अंडर स्क्रूटनी रखा और उनके बेंच बनाने के अमल पर सवाल उठाया, उनके फैसलों पर सवाल उठाया, उनके समात के अंदाज पर सवाल उठाया, उनके गुड टू उनके उनके जब साबिक वज़ीर आज़म उनकी अदालत में आए और उन्होंने कहा गुड टू सी यू, तो उस पर एतराज़ उठाया। क्या इसी तरह से अब आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी अंडर स्क्रूटी रखा जाएगा? उनकी भी हर नोक पलक के ऊपर बात होगी? हाँ, बात यह है कि जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स होती है वो जुडिशरी का आईना होती हैं। आपने देखा है कि वकला ने हमेशा जुडिशरी का साथ दिया है, कभी भी ये नहीं हुआ। आप देख लें, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का मैटर था, रेफरेंस फाइल हुआ, वकला को उन्होंने नहीं बुलाया था, बस खुद हम आए, सड़कों पे आए, 2 साल तहरीक चली, बहाल करवाया, और 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 भी इस किस्म के काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, उसमें वकला इकट्ठे हुए, तमाम धड़े एक पेज पे आ गए और आइन और कानून के लिए जंग लड़ी, और बिल आखिर उसमें भी हमारी कामयाबी हुई। और फिर यही बार काउंसिल फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल के अलावा 4 सूबाई बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, हम कोई पार्टी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना हमारी कोई ऐसी एंटिटी है। अलबत्ता जब कानून की बात होगी, आइन की बात होगी, तो हमारा मौक़िफ़ वो होगा जो कि आइन और कानून के मुताबिक होगा। आप देखें कि वक्त ने साबित किया कि बार एसोसिएशन की करारदादें, बार काउंसिल्स की करारदादें हमेशा लेटर ऑन ये साबित हुई कि वकला ने उस वक्त ठीक कहा था। अगर जुडिशरी ये मान जाती तो ये मामलात ना होते जो आज हैं। जिस तरह उमरता बंदयाल साहब के दौर में पॉलिटिकल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती रही, ख़ास तौर पे ये आखिरी चंद महीनों में, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, अदालतों से रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस कहने पर मजबूर हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते तकरीबन, यानी ये कैफियत थी। इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर कोई जिम्मेदारी आयद होती थी? देखिए अमीर अब्बास साहब, एक बात बड़ी क्लियर है कि अदालतों को फैसले वो करने चाहिए जिन पे इम्प्लीमेंटेशन वो करवा सके। अब आप एक बंदे को ब्लैंकेट कवर देते हैं और ये ऑर्डर करते हैं कि आइंदा इसको अरेस्ट नहीं करना, और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर कोई एफआईआर भी दर्ज होगी तो आपने इसको अरेस्ट नहीं करना। तो ये वो फैसला है जो अमीर अब्बास साहब, मैं या आप मुल्ज़म हो, खुदा ना खास्ता हमें ये ब्लैंकेट कवर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए होते हैं। ये जो इस किस्म का, फिर एक और चीज, रिमांड जिस्मानी पे है, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने रिमांड दिया है, आप रिमांड को खत्म देते हैं और डायरेक्टली बुला के एक ऐसा ये ब्लैंकेट कवर नहीं दिया जा सकता होगा, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन क्या ये ठीक होता रहा उमरता बंदयाल साहब के नीचे? वो चीफ जस्टिस थे, ये ठीक होता रहा कि अदालतें जमानत देती थी, मुल्जिम बाहर आता था, गिरफ्तार हो जाता था, अदालत जमानत देती थी, फिर गिरफ्तार हो जाता था, फिर जमानत देती थी, फिर एमपीओ के तहत पकड़ लिया जाता था? क्या ये ठीक होता रहा? ये ब्लैंकेट कवर जिनको मिला हुआ था वो ठीक था? बिल्कुल नहीं। मेरी अर्ज सुने, बात यह है कि
अब हम इसको एक पैरामीटर में देखते हैं। क्या एक आम शख्स को, जिसको इस तरह किया जाता है, आउट ऑफ द वे जाके अदालतें इंतजार करती हैं, रात 8-8 बजे तक अदालतों ने इंतजार किया कि मुल्ज़िम साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्यों इंतजार किया उन जजेस ने? ये चीजें अवामुन नास में जो जो कि अदालतों पे एतमाद उठ जाना, ये वो चीजें हैं जिसने इजाफा किया है। मैं समझता हूं कि वाकई कुछ इदारों ने बाज मामलात में ओवर डूइंग की और अदालतों को जिच करने की कोशिश की। कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, कभी भी ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ठीक किया है। अदालतों से बेल हो रही है, आप फिर उसको पकड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अदालतों को अपनी डोमेन में रह के एक काम करना चाहिए, या तो फिर आर्टिकल 25 पे पूरा अमल करें, किसी को ऐसा रिलीफ ना दें जो एक खास बंदे को दे रहे हैं। बहुत और बहुत अगर एक शुक्रिया खास हसन रजा बंदे को पाशा साहब। फरमा रहे थे कि हंगामा खेज दौर रहा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का। हंगामा खेज के साथ साथ मुतनाज़ा तरीन दौर भी इस दौर को कहा जा रहा है और इस पर आने वाले कई दिनों तक बात होती रहेगी। और जिन फैसलों का जिक्र पाशा साहब कर रहे थे वो फैसले और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जिन पर सवाल उठाए जाते रहेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी के बावजूद सियासी मंजरनामे में काफ़ी चहल पहल है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ मुस्तरब और बेकरार नजर आ रही है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी की मंजूरी पर रजामंदी दिखाने के बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियों की शर्त से भी मुनहरिफ हो गई है। कभी नून लीग पर और कभी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करती नजर आ रही है। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सरदार लतीफ़ खोसा को चेयरमैन पीटीआई का दिफा करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। शो कॉज में यह भी कहा गया है कि वकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की, बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। लतीफ़ खोसा से 7 रोज में शो कॉज नोटिस का जवाब तलब किया गया है और जवाब ना देने की सूरत में उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि पीपी रहनुमा और माहिर कानून लतीफ़ खोसा तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं। इससे कबल जून में भी ये खबरें सामने आई थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा को जमात से निकाल दिया था। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया निगार मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। सबसे पहले खोसा साहब को जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, आप खुद एक वकील हैं, आप समझते हैं कि वकील तो किसी का भी को भी अपना क्लाइंट बना सकता है, वो उसका मुखालिफ भी हो सकता है, तो क्या लतीफ़ खोसा का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना ये कोई बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट बनता है उनकी पार्टी की सीईसी के साथ? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए नहीं ख्याल कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई पीपल्स पार्टी उस तरह से देख रही है। वैसे तो एतजाज हसन साहब मियां नवाज शरीफ के वकील भी रहे तो वो इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन यहाँ लतीफ़ खोसा साहब का जो मौक़िफ़ रहा है, मतलब एक तो होता है कि बहसियत वकील उनका क्या स्टांस है वो तो समझ में आता है कि वो एक प्रोफेशनल वकील है, लेकिन जब आप एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो पोजीशन मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर आप उस क्लाइंट की वकालत करते करते ये तासुर आने लग पड़े कि आप की जो अपनी जमात की बुनियादी जो एक पॉलिसी है जो कि इस वक्त मुताबिकत रखती है रियासती पॉलिसी से, आप उसके मुखालिफत में गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हो जाता है। और इसका ताल्लुक कितना मेरे ख्याल में ये पॉलिसी या कॉन्फ्लिक्ट से तो है भी नहीं। ये तो बड़ी रियलिस्टिक सी बात है कि लतीफ़ खोसा साहब खुद को साइड लाइन समझते रहे हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनका मुस्तकबिल नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि आज़िज़ ज़रदारी साहब से उनकी आज़िज़ ज़रदारी साहब उन्हें पसंद नहीं करते और वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी ओन करती है या बुलाती है या उनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मामलात के अंदर उनको मदऊ किया जाता है। लेकिन दो शख्सियात चले, एतजाज साहब का तो मैं समझता हूँ इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से तो खलवत में जलवत में बहुत से लोग ये बात करते हैं
कि वो प्रॉब्लम एरिया में है, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुक्ता नजर से। और उनकी हमदर्दियां बहैसियत वकील नहीं बल्कि बहैसियत एक शख्सियत के, एक सियासी कारकुन की या एक सियासी शख्सियत के इमरान खान साहब के तरफ है और कुर्बत भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे उस नजर से देख रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें वकालत का जो एलिमेंट है उसको कोई ऑब्जेक्शनेबल करार दे सकता है, और वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये उससे बहुत आगे है बेसिकली। सही। अच्छा, इसी शो कॉज नोटिस में आखिर में ये कहा गया है कि आप पार्टी नहीं, आप रियासत की जो पॉलिसी है साइफर के मामले के ऊपर, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अब यानी रियासत लोगों को डिक्टेट कर सकती है कि आप फलां इशू पर ये ओपिनियन रखें, और आप चूंकि मेरा ओपिनियन ये है तो आप इससे कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन रख नहीं सकते। देखिए, रियासत की ताकत को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और अगर आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर कोई भी सियासी जमात रियासती पॉलिसी के खिलाफ तो जा नहीं सकती। और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा साइफर के हवाले से, या जो उन्होंने उसके ऊपर बिल्ड किया सारा नैरेटिव, उसमें कितना सच था कितना झूठ था ये तो खैर वक्त के साथ साथ सबको इस पर अंदाजा हो रहा है। इमरान खान साहब खुद उसकी नफी कर चुके हैं। जो बुनियाद बात उन्होंने शुरू की थी कि उनके खिलाफ साजिश कहाँ से हुई, रियासत उसको एक ऐसा काम समझती है जो कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ था और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था, जो इमरान खान साहब ने किया। लिहाजा फिर ऐसी सूरत हाल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी जमात जो कि खुद को इक़्तिदार के करीब समझना चाहती है या करना चाहती है, इक़्तिदार में वापस आना चाहती है, इक़्तिदार में हिस्सा लेना चाहती है, वो रियासती पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकती। और मेरा ख्याल में सबसे बड़ा इशू भी यही है। आखिर में 2 सवालों का जवाब ये फरमाइएगा कि आज पीपल्स पार्टी की जो सीसी की मीटिंग हुई वो कंक्लूड नहीं हो सकी, कल पर उसकी एक और नशिस्त होगी, कल ही हतमी तौर पर फैसला सामने आएगा। लेकिन PMLN पे तो बज़ारन खुल के पीपल्स पार्टी ने एक स्टांस ले लिया है। वो स्टांस अब किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? मज़ीद जिस तरह पावर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ेगा पंजाब में? देखिए, वो बेशक बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसाइल इस वक्त कुछ और हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उनको भी मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और ये बात फैक्ट है कि इस वक्त रियासत के जितने भी मुख्तदर हल्के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर कोशिश भी कर रही है और वो काफी हद तक हासिल कर भी चुकी है। एज वी स्पीक कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी कुर्बतें हासिल कर भी चुकी है, और ये कुर्बत कोई नई बात नहीं, ये कुर्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हासिल की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी वक्त खुद को रिनेगोशिएट करेगी वापस आने के लिए तो वो भी मुख्तदर हल्कों की यकीनी तौर पर खुशनुदी हासिल करेगी। तो मेरे आपके लिए सिवाय सर धुलने के और कुछ भी नहीं है। बस हम बैठिए, पॉपकॉर्न हाथ में रखिए और एंजॉय कीजिए पावर पॉलिटिक्स। लेकिन इसमें बड़ा दिलचस्प सिनेरियो नहीं ये चंद दिनों में बन गया, क्योंकि आज से लगभग 2 से 3 माह पहले तक यहाँ इस्लामाबाद में बड़े बाखबर हल्के ये जिक्र करते थे कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा सामने आएगी और बिलावल वज़ीर आज़म होंगे या आसिफ जरदारी हो सकते हैं, उनके ऊपर हाथ रखा जा चुका है। ये अचानक आनन फानन हुआ क्या कि सारा झुकाव फिर नून लीग की तरफ हो गया? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि कही जाती हैं और वो ख्वाहिश पर मबनी होती हैं। जिन हल्कों का जिक्र आप भी कर रहे हैं वो ख्वाहिश पर भी मबनी होती हैं। देखिए, कोई भी मेहनत करता है या एक सियासी हिट लेता है या फिर मेहनत करता है अपना इक़्तिदार में वापस आना, उसका डिविडेंड वो किसी से शेयर नहीं करता। पीपल्स पार्टी तो एक दूसरी जमात है, लेट अलोन एक खानदान दूसरे खानदान से नहीं चलता। तो इस बात को ज़हन में रखिए, ये पावर पॉलिटिक्स बड़ी क्रूड चीज है। बहरहाल इक़्तिदार हासिल करना वो सबकी अपनी अपनी जंग है, उसमें सारी बड़ी सियासी जमातें उस मकसद के लिए एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा तो उनको होगा। जैसा आज हमने देखा कि MQM और JUI में इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वही पीपल्स पार्टी जिसके साथ 16 महीने उन्होंने 7 बैठ के इक़्तिदार जो है गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी में बात करेंगे। अमेरिका ने अपने लोगों को बाजियाब कराने के लिए या उनकी रिहाई के लिए ईरान के $6 अरब के असासे जो मुंजमद थे उनको वापस करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अक़वाम आलम की ज़िंदगी में कौमी और अवामी मफाद कितना अहम होता है इसका अंदाज़ा अज़ली दुश्मन समझे जाने वाले अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहदा है।
आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में जेर हिरासत 5 अमेरिकी बाशिंदों की रिहाई के एवज दुनिया के बैंकों में मुंजमद 6 अरब डॉलर्स की ईरान को अदायगी की मंजूरी दे दी है। इसी तरह इस मुआहदे के तहत बाइडन इंतजामिया भी अमेरिका में जेर हिरासत 5 ईरानी शहरियों को रिहा करने पर रजामंद है। यहां सवाल यह है कि अमेरिका अपने 5 शहरियों की वापसी के लिए 6 अरब डॉलर्स की खतीर रकम की कुर्बानी क्यों दे रहा है? क्या ईरान में कैद अमेरिकी शहरी अमेरिका के लिए इतने ही अहम हैं कि जिनकी वापसी के लिए सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल हैं। क्योंकि अमेरिका में बैठे अरबाब इख्तियार अपने शहरियों की गुमशुदगी और बैरून मुमालिक गिरफ्तारी पर अपनी सियासत नहीं चमकाते, बल्कि वो अपने आम शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर हद तक जाते हैं। यही वो रवैया है जिसने अमेरिका को आज सुपर पावर बना रखा है। इसी तरह ईरान ने भी इस मौके को अपने कौमी मफाद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। दुनिया भर में पड़े 6 अरब ईरानी डॉलर्स के मुंजमद असासे ईरान में वापस आने से इसकी मैशत को काफ़ी सहारा मिलेगा। इसी तरह 2 सख्त तरीन मुखालिफ मुल्कों में यह मुआहदा तारीख की राहदारी में खुलता एक नया दरवाज़ा साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका की हालिया डील का पस मंज़र बेहद दिलचस्प और सबक आमोज है। बाइडन इंतजामिया की जानिब से बैनुल-अक़वामी बैंकों को 6 अरब डॉलर्स की मुंजमद ईरानी रकम को किसी पाबंदी या खौफ के बगैर जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल करने की इजाज़त देने का ऐलान किए जाने के साथ ही ईरान में जेर हिरासत 5 अमरीकी शहरियों की रिहाई की राह हमवार हो गई है। बाइडन इंतजामिया को इस फैसले पर अपने ही मुल्क में सख्त तनकीद का भी सामना है। एक अमरीकी सेनेटर चक ग्रेसले ने ट्विटर पर लिखा, यह अमरीका के लिए मज़े का खेज है कि उसे यरगमालियों के लिए 6 अरब डॉलर्स अदा करने पर ब्लैकमेल किया जाए। इससे ईरान की खारिजा पॉलिसी और दहशतगर्दी को बिलवास्ता तौर पर माली मदद मिलेगी। सेनेटर टॉम कॉटन ने सदर बाइडन पर इल्जाम लगाया कि बाइडन दुनिया की बदतरीन दहशतगर्द रियासत को तावान अदा कर रहा है। यहां सवाल यह है कि बाइडन इंतजामिया इस कड़ी तनकीद के बावजूद ईरान से यह मुआहदा क्यों कर रही है? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कुछ अर्सा कबल अमेरिकी शहरियों को ईरानी कैद से छुड़वाकर जल्द मुल्क लाने का ऐलान किया था और उस मामले को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया था, लेकिन उन्होंने अपने उस वादे पर अमल नहीं किया। बाद अज़ां ईरान में कैद अमेरिकी शहरी ने रवां साल के शुरू में सदर जो बाइडन की जानिब से इस वादे को पूरा न करने पर बतौर एहतजाज ईरानी जेल में भूख हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद बाइडन इंतजामिया ने ईरान में कैद अपने शहरियों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी थीं और अब दोनों मुल्कों में कैदियों के तबादले का यह तारीखी मुआहदा हो चुका है। एक जिम्मेदार रियासत इसी तरह अपने हर शहरी की जानो माल और इज्जत व आबरू के लिए हर हद तक जाना अपना फर्ज समझती है। यही जमहूरियत है जो शायद पाकिस्तान में सिर्फ बराए नाम हद तक ही राइज है। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा जमहूरियत।